Invite the Honourable Minister for his address. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस वर्ल्ड समिट में। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 48 साल के बाद भारत में आयोजित हो रहा है और वर्ल्ड समिट में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में हमारे प्रधानमंत्री श्री इस कार्यक्रम में मौजूद है। ये इस वर्ल्ड स्तर के मेले के लिए बहुत ही एक उपयुक्त संदेश आज यहाँ से होने वाला है। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल में मेरे दोनों सहयोगी डॉक्टर बालियान जी, डॉक्टर मुरुगन जी, हमारे सांसद श्रीमान शर्मा जी, वर्ल्ड डेयरी फेडरेशन के आदरणीय अध्यक्ष ब्राजीलिया, हमारे वर्ल्ड फेडरेशन के डीजी मिसेस कैरोलिना, हमारे सचिव महोदय स्वैन जी, इस सारे कार्यक्रम का आयोजन करने का जिम्मा जिनके कंधों पे हैं, हमारे एनडीडीबी के चेयरमैन श्रीमान मिनेश जी, मंच पर विराजमान हमारे एक और भी सांसद महोदय हैं जो आज सूट पैंट में इधर आए हैं, डेयरी के मालिक के रूप में श्रीमान सागर जी, और सभी हमारे गणमान्य अतिथि and all the delegates from the abroad, I welcome all you from bottom of my heart. आप सभी का स्वागत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक करीबन 50 साल के बाद जब समिट हो रहा है और जब 1974 में ये समिट यहाँ हुआ था, तब हमारा दूध का प्रोडक्शन 23 मिलियन था और आज जब हम इस समिट को कर रहे हैं तो 220 मिलियन टन यानी कि 10 गुना दूध की वृद्धि। और आपका जो स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत का, जो 74 में दूध उत्पादन हो रहा था वो हमारी मांग के अनुरूप में कम था और आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं। सो संपूर्ण आत्मनिर्भर अंग के रूप में आज आप यहाँ इस समिट की अध्यक्षता कर रहे हैं, बड़े गरिमा का विषय है। सब इस डेयरी का थीम है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। न्यूट्रिशन के लिए और रोजगारी के लिए, अपनी चलाने के लिए, अपना जीवन यापन चलाने के लिए डेयरी का क्या प्रयोजन है, उसी पर ये थीम पर ये समिट का आयोजन किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा सर, इसमें 24 जैसे सेशन होंगे जिसमें अलग अलग एक्सपर्टीज़ के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा, पैनल डिस्कशन होगा। 156 लोग इसमें अपनी बात रखेंगे, 156 लोग अपनी बात रखेंगे। इसमें से 89 लोग एब्रोड से आने वाले हैं, वो अपना विषय यहाँ रखेंगे। इसके जरिए मैं ये जताना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो डेलीगेट्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, उनको इन सारे एक्सपर्टीज़ के साथ अपनी बात को साझा करने का, समझने का, इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिसेस को देखने का, समझने का बहुत सुंदर अवसर इस समिट के द्वारा हम मिल रहे हैं। हमारे देश में 8 करोड़ परिवार इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो दूध उत्पादन के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे देश में जो दूध उत्पादन होता है उसका मूल्य है 9.5 लाख करोड़।
इतने मूल्य का दूध उत्पादन हम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इस अवसर का मौका लेते हुए ये ज़रूर बताना है कि आज़ादी के बाद हमारे देश के पशुपालन क्षेत्र को हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा जो ऐतिहासिक गिफ्ट दी गई है, एक तो इस विभाग को स्वतंत्र बना दिए, स्वतंत्र बनाकर 3 गुना बजट एलोकेशन कर दिया। ये विभाग के तौर पे हुआ, मगर देश के पशुपालन क्षेत्र में पूरे देश के पशुपालकों के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट 4000 मंजूर करके भारत सरकार की ओर से देश के पशुओं की हेल्थ के लिए सबसे बड़ा इंटरवेंशन हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से हुआ। करीबन 700 करोड़ रुपए की लागत से 4332 मोबाइल वेटरनरी यूनिट आपके निर्देशन में मंजूर किए गए हैं। आपने एक हेल्थ के रिलेटेड एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन लिया। उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री विराजमान हैं। आपने 11 सितंबर 19 को मथुरा से पूरे देश के पशुओं को वैक्सीनेशन कराने का भारत सरकार के खर्चे से ऐलान किया था। एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन आपकी ओर से हो गया और 13,000 करोड़ रुपए की मातबर राशि का भी एलोकेशन आपने इसके लिए किया है। आपने जापान सरकार के साथ सहयोग करते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हमारे बड़े और पशुपालन से जुड़े हुए राज्यों को डेयरी डेवलपमेंट करने के लिए एक MOU किया हुआ है और इनके कारण इन दोनों प्रदेशों में आगे चलकर आप डेयरी के कारोबार को बढ़ाना के काम में हम योगदान दे पाएंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है सर कि इस डेयरी सेक्टर और कृषि सेक्टर को आपने जिस प्रकार से आगे बढ़ाया है और आज आपकी गरिमामय उपस्थिति से पूरे विश्व में इस डेयरी का मैसेज जब देने वाले हैं, तब मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि डेयरी की जब भी चर्चा होती है तो उसमें दूध ही आता है। दूध और दूध के रिलेटेड और चीज़, माखन, घी वगैरह की बात होती है। अब आपके नेतृत्व में और आपके विजनरी मार्गदर्शन में गोबर में से भी प्रोडक्टिविटी करके, गोबर को भी क्रय करके उसका भी आमदनी किसानों को कैसे मिले, इनके लिए गोवर्धन योजना भारत में पहली बार आपके नेतृत्व में चल पड़ी है। और मैं बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अगली हमारे डेयरियों की जब AGM होगी तो उसमें दूध की आय के साथ साथ गोबर की आय का जिक्र भी होना शुरू हो जाएगा। मैं पिछले पखवाड़े हमारे गुजरात की एक बनास डेयरी के AGM में गया था तो वहाँ जिक्र हुआ था कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए का गोबर खरीद करके कार्यक्रम को शुरू भी कर दिया है। सो दूध और गोबर दोनों को मिलाकर जब इसकी अर्थतंत्र पे इफेक्ट होगी तो मेरा नम्र ये मानना है कि देश की अर्थतंत्र को ये बहुत बल देने वाला कार्यक्रम होगा। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर आपके एक प्रशंसक ने मुझे कुछ पंक्तियां भेजी है, ये पढ़कर मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। उन्होंने कहा है, हिस्ट्री में हैव मेड प्राइम मिनिस्टर्स बट हियर इज हिस्ट्री मेकिंग प्राइम मिनिस्टर। उनकी बात बस ऐसी ही है कि सब कुछ हो गया है, ऐसी बात नहीं। उनकी बात बस ऐसी ही है कि सब कुछ हो गया है, ऐसी बात नहीं। खुशियों के कारनामे होते रहेंगे, ये बात है। फासले बहुत कम हैं, ऐसी बात नहीं। फासले बहुत कम हैं, ऐसी बात नहीं। वक्त वक्त पे मिलते रहेंगे, ये बात है। कंधे पे बोझ नहीं है, ऐसी बात नहीं। आत्मनिर्भर बनते जाएंगे, ये बात है। हम बार बार वार करेंगे, ऐसी बात नहीं, मगर दुश्मन डरते रहेंगे, ये बात है। राजा को नहीं प्रजा को माना, सिर्फ ऐसी बात नहीं। कर्तव्य पथ पर चलते रहेंगे, ये बात है।
ये पंक्तियां आपको समर्पित करते हुए, आपके नेतृत्व में जब भारत का अर्थतंत्र 6वीं पायदान से आगे बढ़कर 5वीं पायदान पर इंग्लैंड को पीछे रखते हुए विश्व के अर्थतंत्र के समक्ष एक बहुत ही शक्तिशाली अर्थतंत्र के रूप में उभर रहा है, आपके नेतृत्व में देश और दुनिया को भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनश्च आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंच पर विराजमान सभी महानुभावों का और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए, और यहाँ पर उपस्थित सभी के जो भाव हैं, जो श्रद्धा है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, उसे इन पंक्तियों के द्वारा यहाँ हमारे साथ साझा करने का बहुत बहुत धन्यवाद। And ladies and gentlemen, our Honourable Minister also highlighted the various conducive policies and environment which in the last 8 years we have seen the government taking it, bringing about a transformational change in the Indian dairy sector. And this year we are celebrating 75 years of our independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav. In the last 75 years, if we see, we have been able to really cast impressive footprints and real massive footprints in the dairy sector. So we would now like to share with you and showcase this outstandingly remarkable and inspiring, transformational and progressive journey of the Indian dairy sector through a short film. And may I request our Honorable Prime Minister, sir, to kindly launch this film with a click of the remote and to declare the IDF World Dairy Summit 2022 open. India, the land of many regions, numerous languages, and 1.3 billion hearts. We look different. We speak different. We eat different. But what we wish is the same. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaha. May all be happy, may all be healthy. So that together we all stand in the spirit of Ek Bharat Shresth Bharat. And this spirit is truly exemplified with one emotion in every heart: milk. An emotion etched in our culture so deeply that without dairy, our daily life is unthinkable. Dairy consumption in India has evolved over time. The National Dairy Development Board implemented Operation Flood in the 70s, which made the cooperative model emerge as the backbone of India's mighty dairy sector. India has come a long way from being a milk deficit nation to becoming a self-sufficient nation in milk, largely produced by small and marginal farmers, which tells the success story of our hard-working farmers and reflects the strength of rural India. Since 2014, under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, India's dairy sector has flourished multifold. Milk production increased by more than 44% over the last 8 years, growing at an astounding rate of 6%, which is 3 times faster than the world average. Today, India contributes about 23% of the global milk production. To support the dairy sector, the Government of India, under the guidance of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, has implemented various schemes in the areas of milk production and processing, animal vaccination, dairy infrastructure development, animal identification system, etc. Recognizing the contribution of the sector in the Indian economy, a dedicated Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and Ministry of Cooperation have been created. India's Nari Shakti and the dairy sector flourished hand in hand, helping over 60 lakh women milk farmers of the country to achieve economic independence and secure the future for the next generation. Through innovation and transformation, dairy found its multiple forms with products like ice creams, sweets, chocolates, ghee and paneer.
dairy added delight and nutrition to the lives of many. Now, India is all set to further expand the growth in milk production over the next decade. This could pave a way to ramp up exports. The government is setting up village-level dairy infrastructure under a national action plan on dairy development to increase the share of organized milk handling. Concentrated efforts are being made in the areas like smart animal management, digitalization, traceability, and economizing dung by promoting manure management. So, milk flowed over the years has different emotions. It's the hope for every Indian farmer. It's the nutritional delight of every Indian home. It's an emotion called milk. And that's why 100 million dairy farmers thank our Honorable Prime Minister for inaugurating the International Dairy Federation World Dairy Summit 2022. Come, let's raise a toast with a glass full of emotions, a glass full of milk. So, ladies and gentlemen, as we raise a toast to this flourishing Indian dairy sector with a glass of milk, I think we also agree that the dairy sector has a very vital role and responsible role towards the realization of the Sustainable Development Goals, especially SDG 1, 3, 5, 8, and 10. But then the advancement of these goals definitely require a very determined will and a leadership which is as global, which is as vocal for local as for global. And that is where, ladies and gentlemen, we now seek the views and the guidance of the global leader, our Honorable Prime Minister, whose charismatic leadership is today influencing the world. And someone who's always believed that this whole world is one big family, Vasudhaiva Kutumbakam. He's always worked with this very spirit. And that is the reason the views and the expressions, the progressive guidance of his today stands equally important to the Indian global sector as to the global dairy sector. So once again, as I thank Honorable Prime Minister on behalf of everyone present here, I now request Honorable Prime Minister Modi ji for his inaugural address. उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष प्री बजाले जी, आईडीएफ के डीजी कैरोलिन हेमंड जी, यहाँ उपस्थित अन्य महानुभावी, देवी और सज्जनों, मुझे खुशी है कि आज डेयरी सेक्टर के दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और इनोवेटर्स भारत में एकजुट हुए हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट में अलग अलग देशों में, अलग देशों से आए हुए सभी महानुभावों का भारत के कोटि कोटि पशुओं की तरफ से, भारत के कोटि कोटि नागरिकों की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य ना सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। मुझे विश्वास है ये समिट आइडियाज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज और डेयरी सेक्टर से जुड़ी परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और एक दूसरे से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आज का ये आयोजन
ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ये भी संयोग है कि आज के इस आयोजन से भारत के 75 लाख से ज्यादा डेयरी किसान भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह की समिट के लिए और उसमें लास्ट माइल बेनिफिशियरी हमारे ऐसे ही किसान भाई बहन होते हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट में अपने किसान साथियों का भी स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, पशुधन और दूध से जुड़े व्यवसाय भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारी इस विरासत ने भारत के डेयरी सेक्टर को कुछ विशेषताओं से सशक्त कर दिया है। इस समिट में दूसरे देशों से जो एक्सपर्ट आए हैं, मैं उनके सामने इन विशेषताओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। साथियों, विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मासिस की है। भारत में डेयरी सेक्टर से जुड़े अधिकांश किसानों के पास या तो एक पशु है, 2 है या 3 पशु है। इन्हीं छोटे किसानों के परिश्रम और उनके पशुधन की वजह से आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। आज भारत के 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को ये सेक्टर रोजगार मुहैया कराता है। भारत के डेयरी सेक्टर की यूनिकनेस आपको अन्य जगह पर शायद ही कभी कहीं मिल जाए। आज वर्ल्ड डेयरी समिट में इसका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि विश्व के अनेक गरीब देशों के किसानों के लिए ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बन सकता है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर की इस खासियत को एक और यूनिकनेस से जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। हमारे डेयरी सेक्टर की दूसरी विशेषता है भारत का डेयरी कोऑपरेटिव सिस्टम। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये डेयरी कोऑपरेटिव्स देश के 2 लाख से ज्यादा गांवों में करीब करीब 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करती हैं और उसे ग्राहकों तक पहुंचाती है। इस पूरी प्रक्रिया में बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं होता और ग्राहकों से जो पैसा मिलता है उसका 70% से ज्यादा सीधा किसानों के जेब में ही जाता है। इतना ही नहीं, अगर मैं गुजरात राज्य की बात करूं तो ये सारे पैसे सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाते हैं। पूरे विश्व में इतना ज्यादा रेशियो
किसी और देश में नहीं है। अब तो भारत में हो रही डिजिटल क्रांति की वजह से डेयरी सेक्टर में ज्यादातर लेन देन बहुत तेजी गति से होने लगी है। मैं समझता हूं भारत की डेयरी कोऑपरेटिव्स की स्टडी, उनके बारे में जानकारी, डेयरी सेक्टर में डेवलप किया गया डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया के बहुत से देशों के किसानों के बहुत काम आ सकता है। इसलिए भारत के डेयरी सेक्टर की एक और बड़ी ताकत है, एक और यूनिकनेस है, हमारी इंडिजिनस स्पीशीज। भारत के पास गायों की, भैंसों की जो स्थानीय ब्रीड है, वो कठिन से कठिन मौसम में भी सरवाइव करने के लिए जानी जाती है। मैं आपको गुजरात की बन्नी भैंस का उदाहरण देना चाहूंगा। ये बन्नी भैंस कच्छ के रेगिस्तान और वहां की परिस्थितियों से ऐसी घुल मिल गई है कि देखकर कई बार हैरानी होती है। दिन में बहुत ही भयंकर धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, कड़क धूप होती है। इसलिए ये बन्नी भैंस रात के कम तापमान में घास चरने के लिए निकलती है। विदेश से आए हमारे साथी ये जानकर के भी चौंक जाएंगे कि उस समय बन्नी भैंस के साथ कोई उसका पालक, उसका किसान उसके साथ नहीं होता है। वो गांव के पास बने चारगांव में खुद ही जाती है। रेगिस्तान में पानी कम होता है, इसलिए बहुत कम पानी में भी बन्नी भैंस का काम चल जाता है। बन्नी भैंस रात में 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाकर घास चरने के बाद भी सुबह अपने आप खुद घर चली आती है। ऐसा बहुत कम सुनने में आता है कि किसी की बन्नी भैंस खो गई हो या गलत घर में चली गई हो। मैंने आपको सिर्फ बन्नी भैंस का ही उदाहरण दिया है, लेकिन भारत में मुर्रा, मेहसाणा, जाफराबादी, नीली रवि, पंढरपुरी जैसी अनेक नस्लें भैंस की आज भी अपने अपने तरीके से विकसित हो रही है। इसी तरह गाय हो, उसमें गिर गाय, सहीवाल, राठी, कांकरेज, थारपारकर, हरियाणा, ऐसी ही कितनी गाय की नस्लें हैं जो भारत के डेयरी सेक्टर को यूनिक बनाती है। भारतीय नस्ल के ये ज्यादातर पशु क्लाइमेट कंफर्टेबल भी होते हैं और उतने ही एडजस्टिंग भी। साथियों, अभी तक मैंने आपको भारत के डेयरी सेक्टर की 3 यूनिकनेस बताई है जो इसकी पहचान है। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। लेकिन भारत के डेयरी सेक्टर की एक चौथी यूनिकनेस भी है जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाती, जिसको उतना रिकग्निशन नहीं मिल पाता। विदेश से आए हमारे मेहमान संभवतः ये जानकर के हैरान हो जाएंगे कि भारत के डेयरी सेक्टर में विमेन पावर 70% वर्कफोर्स का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार विमेन्स हैं, महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, भारत के डेयरी कोऑपरेटिव्स में भी
1/3 से ज्यादा सदस्य महिलाएं ही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत में जो डेयरी सेक्टर 8.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसकी वैल्यू धान और गेहूं के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है, उसकी ड्राइविंग फोर्स भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट से जुड़ी सभी महानुभावों से भारत की नारी शक्ति की इस भूमिका को रिकॉग्नाइज करने, इसे विभिन्न वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पर ले जाने का भी मैं आग्रह करूंगा। साथियों, 2014 के बाद से हमारी सरकार ने भारत के डेयरी सेक्टर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। आज इसका परिणाम मिल्क प्रोडक्शन से लेकर किसानों की बड़ी आय में भी नजर आ रहा है। 2014 में भारत में 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था। अब ये बढ़कर 210 मिलियन टन तक पहुंच गया है, यानी करीब करीब 44% की वृद्धि। आज पूरे विश्व में मिल्क प्रोडक्शन 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि भारत में इसकी रफ्तार 6% से भी ज्यादा है। भारत में दूध की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पूरे विश्व के औसत से कहीं ज्यादा है। बीते 3-4 वर्षों में ही भारत के छोटे किसानों ने बैंक खातों में हमारी सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों के खातों में भी आया है। साथियों, आज हमारा फोकस देश में एक संतुलित डेयरी इकोसिस्टम के निर्माण पर है। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें हमारा ध्यान दूध और उससे जुड़े उत्पादों की क्वालिटी पर तो है ही, बल्कि दूसरी चुनौतियों के समाधान पर भी है। किसान को अतिरिक्त आय, गरीब का सशक्तिकरण, स्वच्छता, केमिकल फ्री खेती, क्लीन एनर्जी और पशुओं की केयर, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यानी हम डेयरी सेक्टर को, पशुपालन को भारत के गांवों में ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ का बहुत बड़ा माध्यम बना रहे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोवर्धन योजना, डेयरी सेक्टर का डिजिटाइजेशन और पशुओं का यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, इसी दिशा में हो रहे प्रयास है। इतना ही नहीं, भारत ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने का जो अभियान चलाया है, वह एनवायरमेंट की दृष्टि से तो महत्व का है ही, लेकिन जो भी जीव दया में विश्वास करते हैं, जो पशुधन में, उसके कल्याण में विश्वास करते हैं, उनको मालूम है कि प्लास्टिक पशुओं के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है, गाय और भैंस के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है। उस सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बंद करने का, खत्म करने का हमने बहुत लगातार प्रयास आरंभ किया है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर का जितना बड़ा स्केल है, उसे साइंस के साथ जोड़कर और विस्तार दिया जा रहा है। भारत डेयरी पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार कर रहा है। डेयरी सेक्टर से जुड़े हर पशु की टैगिंग हो रही है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से हम पशुओं की बायोमेट्रिक पहचान कर रहे हैं। हमने इसे नाम दिया है पशु आधार।
पशु आधार के जरिए पशुओं की डिजिटल आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, जिससे उनकी सेहत पर नजर रखने के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े मार्केट को विस्तार देने में मदद मिलेगी। साथियों, आज भारत का बहुत बड़ा फोकस पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमशीलता को, एंटरप्राइज को बढ़ावा देने पर भी है। डेयरी सेक्टर से जुड़े छोटे किसानों की ताकत को हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एकजुट कर रहे हैं, इनको बड़ी मार्केट फोर्स बना रहे हैं। अपने युवा टैलेंट का उपयोग हम एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स में स्टार्टअप्स के निर्माण में भी कर रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि भारत में बीते 5-6 साल में एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में 1000 से अधिक स्टार्टअप्स बने हैं। साथियों, भारत किस तरह अनोखे प्रयास कर रहा है, उसका एक उदाहरण गोबर धन योजना भी है। अभी हमारे रूपाला जी ने गोबर का इकोनॉमी में बढ़ता महत्व का वर्णन किया था। आज भारत में पशुओं के गोबर से बायोगैस और बायो सीएनजी बनाने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हमारी कोशिश है कि डेयरी प्लांट्स अपनी जरूरत की अधिकतर बिजली गोबर से ही पूरी करें। इससे किसानों को गोबर का भी पैसा मिलने का रास्ता बन रहा है। इस प्रक्रिया में जो ऑर्गेनिक खाद बनती है, उससे किसानों को खेती के लिए एक सस्ता माध्यम मिल जाएगा। इससे खेती की लागत भी कम होगी और मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी। भारत में आज नेचुरल खेती पर, नेचुरल फार्मिंग पर भी अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है, जिसमें पशुओं की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं कि खेती में मोनोकल्चर ही समाधान नहीं है, बल्कि विविधता बहुत आवश्यकता है। ये पशुपालन पर भी लागू होता है। इसलिए आज भारत में देसी नस्लों और हाइब्रिड नस्लों दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की आशंकाओं को भी कम किया जा सकेगा। साथियों, एक और बड़ा संकट पशुओं को होने वाली बीमारियों का है। पशु जब बीमार होता है तो एक किसान के जीवन को प्रभावित करता है, उसकी आय को प्रभावित करता है। ये पशुओं की क्षमता, उसके दूध और इससे जुड़े दूसरे उत्पादों की क्वालिटी पर भी असर डालता है। इसलिए भारत में हम पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर भी बल दे रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम 100% पशुओं को फूट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन लगाएंगे। हम इस दशक के अंत तक इन बीमारियों से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। साथियों, आज आपके बीच चर्चा करते हुए मैं डेयरी सेक्टर के सामने आई सबसे ताजा चुनौती का भी जिक्र करूंगा। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, पशुओं का वैक्सीनेशन हो
या फिर दूसरी टेक्नोलॉजी, भारत पूरी दुनिया के डेयरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने के लिए और सभी साथी देशों से सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। भारत ने अपने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर भी बहुत तेजी से काम किया है। आज भारत लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए एक ऐसे डिजिटल सिस्टम पर काम कर रहा है जो इस सेक्टर की एंड टू एंड एक्टिविटीज को कैप्चर करेगा। इससे इस सेक्टर में सुधार के लिए जरूरी सटीक जानकारी मिल पाएगी। ऐसी ही अनेक टेक्नोलॉजी को लेकर जो काम दुनिया भर में हो रहे हैं उसको ये समिट अपने सामने रखेगी। इससे जुड़ी एक्सपर्टाइज को हम कैसे शेयर कर सकते हैं, इसके रास्ते सुझाएगी। मैं डेयरी इंडस्ट्री के ग्लोबल लीडर्स को भारत में डेयरी सेक्टर को सशक्त करने के अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की भी उनके बेहतरीन काम और योगदान के लिए प्रशंसा करता हूं। आप सभी का, जो विदेश से आए हुए मेहमान का, मैं फिर से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं एक लंबे अरसे के बाद, करीब 5 दशक के बाद भारत को आप सबका स्वागत करने का मौका मिला, आप सबके साथ विचार विमर्श करने का अवसर मिला और यहां से जो मंथन से अमृत निकलेगा, इस हमारे अमृत काल में देश के ग्रामीण जीवन के अर्थतंत्र को विकसित करने में, देश के पशुधन के सामर्थ्य को और मजबूत बनाने में और देश के गरीब से गरीब के सशक्तिकरण में भी बहुत बड़ा योगदान देगा। इसी अपेक्षा और आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for your very inspiring and motivating address and guiding the entire global dairy industry. Thanking the Honorable Prime Minister for sharing also his experiential views, which comes from his working also at the grassroots level. Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister shared with us the various initiatives which are being taken by the Government of India towards developing a more sustainable ecosystem for the dairy sector. Also, as he shared his experiential views with us, he guided the entire industry. Look forward for greater collaborations with the other countries, incorporating our traditional wisdom with the new technologies and modernizations. एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का